हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम के चौधरी। तो अपन आज ट्वेल्थ का जो फर्स्ट पार्ट सेकंड का फर्स्ट लेसन है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो पढ़ रहे थे अपन। तो उसका एक पार्ट छूट गया था अपना, बाकी था वो था प्रस्तावना, प्रिम्बल, है ना। तो उसी को आज पढ़ेंगे। देखो, अपने यूट्यूब चैनल पे अपन ने एक नया कोर्स भी स्टार्ट किया है फर्स्ट ग्रेड का, जो लेक्चरशिप का है। तो वो ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं देखे उसको, वो अलग है। जो तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की पॉलिटिकल साइंस से, वो उनके लिए है ना। कई बार कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि ये क्या डाल रहे हो, तो आपके लिए अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट है और उस पर ट्वेल्थ लिखा हुआ है। तो अपनी प्लेलिस्ट पे देखो, जब आप यूट्यूब खोलोगे, अपना यूट्यूब खोलोगे तो फिर उसमें होम वीडियो और उसके बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो प्लेलिस्ट को आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट के बाद में आपको ट्वेल्थ वाले में जाना है। और अगर ये हो सकता है कि किसी की मान लो परिवार में कोई तैयारी कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर की, तो आप उसको अपने जो भी भैया है, सिस्टर है, या अपने चाचा है, कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, तो आप उनको बोल दो, जरूर बोलना कि भाई ये हमारे सर ये लेकर आए फर्स्ट ग्रेड का भी वीडियो लेकर आया हूँ मैं। और वो भी कंटिन्यू रहेंगे, ये भी कंटिन्यू रहेंगे। अब वो थोड़ा सा क्या मैनेजमेंट बैठ नहीं पाता है, थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, तो उस चक्कर से कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही। लेकिन अब हम कंटिन्यू ही रहेंगे, ये समझ लो। तो आज अपने अपना नेक्स्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो देखो, प्रस्तावना की बात करें तो देखिए, प्रस्तावना की अगर अपन बात करते हैं तो प्रस्तावना सबसे पहले ये है कि प्रस्तावना होती क्या है। देखो, अगर आपने कभी हिंदी में कभी निबंध लिखा हो, अपने आता है ना ट्वेल्थ में निबंध भी तो आता है, तो वो लिखा हो, तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हो? प्रस्तावना। जैसे कि आया महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए, है ना। तो सबसे पहले आप उसकी प्रस्तावना लिखते हो कि आप उस निबंध में लिखोगे क्या, उस निबंध में आपको आप लिखना क्या है आपको, यानी उसकी प्रस्तावना में बता दोगे कि उसकी उद्देश्य क्या है लिखने के, इसमें हम क्या करेंगे वर्णित। तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना थी, भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना थी, प्रस्तावना है, प्रस्तावना रहेगी, है ना। तो प्रस्तावना किसे कहते हैं, अर्थ समझिए। किसी भी देश के संविधान के उद्देश्यों या लक्ष्यों को जिसमें वर्णित किया जाता है उसे उद्देशिका कहते हैं, उसे प्रस्तावना कहते हैं। यानी किसी भी देश का जो संविधान है, किसी भी देश का जो संविधान है, उसके उद्देश्यों का वर्णन, उसके लक्ष्यों का वर्णन, कि उस संविधान में नागरिकों को दिया क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको प्रेम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना कहते हैं। ये तो प्रस्तावना आपको छोटा सा समझ में आया, कहते ही किसे हैं? किसी भी देश के जो संविधान के उद्देश्य लक्ष्यों को जिसमें वर्णित किया जाता है उसे उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की भी क्या है? प्रस्तावना है। देखो, अगर इसके बारे में अपन बात करें, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़िए आप, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जे.एल. नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है। देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हो रही थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक थी, है ना। तो उस के बाद में 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, संविधान सभा के पास क्या रखा? एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करना है। वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, पारित कर दिया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था, तथा यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो बाद में भारतीय संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई, उद्देशिका बन गई। अब देखिए, इसके बारे में यह भी है कि प्रस्तावना संविधान का ऐसा भाग है, ऐसा अंग है, ऐसा ऑर्गन है जो बना तो सबसे पहले था। यानी कि देखो, बन तो सबसे पहले गया था, लेकिन इसमें संविधान में जोड़ा उसको सबसे बाद में था। और अब देखो, मैं जो ये प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ, प्रस्तावना का जब ये 12th लेवल का रहेगा, अब इसको कोई स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाला देखेगा तो वो उसका कंसेप्ट पूरा नहीं आएगा। बस 12th लेवल तक का तो कंसेप्ट इसमें पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा 12th लेवल का तो। लेकिन जो अब हमने नया वो नए वीडियोस भी डाले हैं, या स्कूल लेक्चरर का एक नया
अपने पूरा सिलेबस डालेंगे, पूरा कोर्स डालेंगे उसमें, तो उसका संविधान सभा वो प्रस्ताव वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो अपना अलग रहेगा, उसमें बहुत डीपली पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसमें आपके ज़्यादा नहीं दे रखा है, फिर भी 12th लेवल वालों के लिए ही ये वीडियो है ना। और 12th वाले जो अपने किताब में है ना उसी का है ये। तो के एम मुंशी तो मैंने बताया भी था कि के एम मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। अब बताओ कहाँ कहा था, याद दिला देता हूँ मैं। कहा था अपने जब भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, तब उसमें प्रस्तावना उसकी विशेषता पढ़ी थी, तब भी मैंने ये लिखाया था कि के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी ने इसे संविधान की क्या कहा है, राजनीतिक कुंडली कहा है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना के बारे में अपने मोटा मोटा जाना कि कहते किसे हैं, कि किसी भी देश के उद्देश्यों का वर्णन जिसमें किया जाएगा उसे उद्देशिका कहेंगे, प्रस्तावना कहेंगे, इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। फिर कि के एम मुंशी ने क्या कहा ये, और कैसे प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव ही कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अब आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं। तो इसमें आप क्या आएगा कि अब देखो ये याद होनी चाहिए, पहले बता देता हूँ 12th के प्रत्येक स्टूडेंट को। आजकल तो जो सरकारी विद्यालय या प्राइवेट हैं सब में संविधान, वो सब में उद्देशिका का प्रेम में, प्रार्थना में उद्देशिका को बोलना जरूरी कर दिया है ना। तो ये तो याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स को, है ना। तो भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना प्रेम्बल क्या है, देखो कितना गजब लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मेरे को तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द, जैसे कि आप पूछोगे अभी थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है यानी लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक क्या है, गणराज्य क्या है, न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितनी दी गई है, समता क्या है, व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, अखंडता को, इसको डिटेल से अपन आगे पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इसका एक एक शब्द अपन देखेंगे आगे। अब मैं आगे की स्लाइड चलाता हूँ। देखो प्रस्तावना को हम ये वर्गीकरण याद कर लो 12th वाले, तो ये भूलना नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन कीजिए, विस्तृत उल्लेख कीजिए, विस्तृत विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रस्तावना को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रस्तावना को हम विभिन्न भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं, 3 भागों में डिवाइड किया है। घोषणात्मक भाग है, उद्देश्य भाग है। 3 भागों में, एक तो घोषणात्मक भाग है, उद्देश्य भाग है, एक विवरणात्मक भाग है। अब जो घोषणा है उसका फर्स्ट, अगर अपन अपने प्रिम्बल को पढ़ते हैं, अपने प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो उसका फर्स्ट शब्द है हम भारत के लोग, और आखिरी शब्द है आत्मार्पित करते हैं। कौन करता है आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कौन करता है, भारत की जनता करती है, भारत के लोग करते हैं। तो इसका घोषणात्मक भाग है वह है हम भारत के लोग, यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, संप्रभु शक्ति किसके पास है, भारतीय जनता के पास। ये जो संविधान बनाया है ये किसने आत्मार्पित अंगीकृत किया है, भारतीय जनता ने। सरकार ने नहीं किया, राष्ट्रपति ने नहीं किया, राज्यपाल ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये किसने एक्सेप्ट किया है, यानी अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किसने किया है, भारत के लोगों ने किया है। तो ये इसका घोषणात्मक भाग है। फिर इसके उद्देश्य भाग, इसके उद्देश्य क्या होंगे, देखो फिर आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका उद्देश्य भाग आता है। यानी कि उद्देश्य भाग को
वो 5 भागों में डिवाइड किया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये देखो लेजर से आप देख सकते हो, ये सीधी लाइन ला रहे हैं अपन। फिर है फर्स्ट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, पांचवा है गणराज्य। ठीक है, तो ये अब देखिए एक एक का वर्ड का एक एक का मीनिंग समझते हैं। थोड़ा सा मैंने ये लिखा थोड़ा सा है, लेकिन मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या? 11th क्लास में 11th जो क्लास थी उसमें आपने राज्य के 4 अंग पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़े थे राज्य के अंगों में राज्य, ठीक है, एक सरकार, ठीक है, एक निश्चित भूभाग, ठीक है, और एक पढ़ा था आपने संप्रभुता। इसका एक यानी कि राज्य का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है क्या? संप्रभुता। संप्रभुता सावर्सेंटी, जो किससे बना है? सुपरनेस। सुपरनेस शब्द का अर्थ क्या है? सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च। ठीक है, तो वो ही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुसत्ता का अर्थ है सर्वोच्चता, अर्थात भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र है तथा सर्वोच्च शक्ति जनता में निवास करती है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है। इसका अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य यानी विदेश नीति का संचालन करेगा, तो किसी देश के दबाव में अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं करेगा। और आंतरिक यानी कि वह जो राज्य इकाइयां हैं, यानी कि केंद्र के जो आदेश हैं वो राज्यों को भी मानने पड़ेंगे। यानी कि वह अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। तथा संप्रभु शक्ति किसमें है? भारत की जनता में निवास करती है। जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें है? भारत की जनता में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो कब बना था भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उससे पहले भारत क्या था? एक उपनिवेश था। किसका था? ब्रिटेन का। तो ये संप्रभु शक्ति भारत की किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी पहले। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो ये संप्रभु शक्ति किसके पास आ गई? भारत के पास आ गई। और भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या बन गया? स्वतंत्र बन गया, सर्वोच्च बन गया। दूसरी विशेषता है समाजवाद। देखो आगे मैं बताऊंगा कि 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्षता शब्द और अखंडता शब्द, ये तीनों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें जोड़े थे। समाजवाद क्या है? कि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो तथा समाज में आर्थिक विषमता नहीं हो। मुख्यतः समाजवाद जो भारत में की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, उसकी मीनिंग तो यही था कि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की, रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो और समाज में ज़्यादा आर्थिक विषमता नहीं रहे, इसलिए। और भारत में मैं बता देता हूं कि समाजवाद का लोकतांत्रिक समाजवाद वाला रूप भारत में है, ना कि पूर्णतः समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत ने अपनाया है। फिर है पंथ निरपेक्षता, बहुत डिटेल से पढ़ाई थी मैंने। पंथ निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान मानना, यानी कि राष्ट्र का, राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान मानता है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। भारत में कौन सा राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ये सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता है, सभी को समान मानता है ना। और पंथ निरपेक्षता का उल्लेख यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है अपन को, जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि भारत एक ऐसी कंट्री है, भारत एक पंथ निरपेक्ष कंट्री है। फिर है लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोक, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था या किसको अपनाया गया है? लोकतंत्र को अपनाया गया है। देखो जब भी मैं पूछता हूं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स का एक ही आंसर होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं कि ये लोकतंत्र का अर्थ नहीं है, ये लोकतंत्र की परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी, है ना। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था। वैसे लोकतंत्र का अर्थ समझा देता हूं आपको कि जनता अपने में से ही, जनता किसमें से? बाहर वाले नहीं। जैसे भारत की जनता भारत के लोगों में से ही, ऐसे नहीं कि अमेरिका के लोगों में से चुनेगी, नहीं। जनता अपने में से ही अपने पर, स्वयं पर शासन करने के लिए
जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, वह शासन व्यवस्था लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहलाती है। यानी कि लोकतंत्र क्या है? जनता अपने में से ही अपने लिए अपने जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनना क्या कहलाता है? लोकतंत्र। देखो प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे कि आपने तो वोटिंग अभी नहीं की, 12th वाले स्टूडेंट्सों ने तो वोटिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष के शायद आप हुए नहीं। लेकिन आपने अपने परिवार में देखा होगा, जैसे एमएलए के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, तो अपने मम्मी पापा या अपने चाचा ताऊ ताई ये क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जाकर मशीन का बटन दबाकर अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष चुनते हैं। अब क्या कभी अपने मम्मी पापा ने, चाचा चाची ने, ताऊ या ताई ने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ी भाग लिया है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता? पढ़ाऊंगा जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो विधानसभा के सदस्य हैं वो लेते हैं, निर्वाचित सदस्य वो लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य वो लेते हैं, है ना। तो वो भाग लेते हैं, एक निर्वाचन मंडल बनता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो जनता उनको कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कर रही है? अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जनता जब अपने पर शासन करने के लिए अपने में से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, तो वह कौन सी कहलाती है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। फिर आता है गणराज्य। देखो गणराज्य का अपोजिट है राष्ट्र। एक तो गणतंत्र, एक होता है राजतंत्र, है ना। गणतंत्र क्या होता है कि जिसमें राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, यानी कि पहले जो राजा हुआ उसी का, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। क्या बनता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये राजतंत्र है। लोकतंत्र क्या है कि जो अपना राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होता, वंश के अनुसार नहीं होता, है ना। वो क्या होता है? वो निर्वाचित होता है, उसका इलेक्शन किया, यानी कि उसको इलेक्टेड किया जाता है, उसको निर्वाचित किया जाता है। ये कई एग्जाम्स पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में जब आप बड़े होकर जैसे IAS से RS के एग्जाम दोगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे हैं, भारत एक गणराज्य क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है ना, अपना राष्ट्राध्यक्ष। क्योंकि अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अपना राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का अपने क्या होता है? चुनाव होता है। वंश के अनुसार थोड़ी चलता है। जैसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, रामनाथ कोविंद जी आ गए, तो ऐसे थोड़ी कि रामनाथ कोविंद जी प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो राजतंत्र होता, जो कि ब्रिटेन में है, अपने नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? अभी भी राजतंत्र है। वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अभी भी वंशानुगत चुना जाता है। अपना राष्ट्राध्यक्ष के, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कैसे चुना जाता है? निर्वाचन के तहत निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। यानी गणराज्य क्या है? भारत एक गणराज्य क्योंकि इसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तो आपने इसके अर्थ समझे होंगे। कोई दिक्कत है ना? देखो एक दो बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है, कमेंट्स किया उन्होंने कि समानता का कुछ समझ में नहीं आया, समानता के प्रकारों का डिटेल समझ में नहीं आया। तो देखो आप कमेंट्स कर दो कि आपको अभी तक के जो भी वीडियो हैं, जो भी अपने 12th से संबंधित वीडियो हैं, उनमें आपको क्या समझ में नहीं आया। फिर मैं एक बार क्या करूँगा, जो भी अपनी समस्याएं जो समझ में नहीं उनका एक ही वीडियो बना दूंगा। जैसे अभी तो मैं समानता को आपको समझाऊंगा, तो बीच में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वो मिसमाइंड हो सकते हो आप। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कभी, जब आप पूरी या 1 महीने से 2 महीने से अपन उनको ले लेंगे, या एग्ज़ाम से पहले उनको देख लेंगे, भाई आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, तो उसको डिटेल कर लेंगे। फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। जैसे कि किसी का पर्सन है, समानता समझ में नहीं आई, किसी को शक्ति नहीं आई, किसी को वेदता नहीं आई, वेदता के ये नहीं आया, वेदता का अर्थ समझ में नहीं आया, या कह सकते हैं भाई किसी को समाजीकरण समझ में नहीं आया, उसके प्रकार नहीं आए। तो ऐसा कुछ है तो आप हमें मेरे को बता दें, तो फिर मैं उनका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। पढ़ते हैं आगे। इसका विवरणात्मक भाग, विवरण यानी कि इसमें क्या विवरण दिया गया है। देखो अपन को इसमें विवरणित किया है 4 तो क्या है, न्याय, सॉरी 3 तो न्याय, 3 प्रकार के न्याय बताएं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कब आते हैं? जैसे बोलो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आ गया न्याय, तो 3 प्रकार के। अब न्याय में मैंने पहले न्याय जब अपने प्लेटो पढ़ा था तभी तीनों ही आए थे। सामाजिक यानी समाज में
जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो, सभी को समान अधिकार मिले, आर्थिक न्याय विषमता नहीं हो, राजनीतिक न्याय, सबको वे अब मतदान देने व निर्वाचित होने का अधिकार हो, तो ये दिए गए। फिर स्वतंत्रता और समानता, अपन को बताएं स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ये नोट कर लेना थोड़ा सा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और की स्वतंत्रता क्या है, दी गई है ना। और समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्या है, समता, समता यानी इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता। फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र यानी कि व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। और राष्ट्र की एकता व अखंडता, अखंडता शब्द को बाद में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये अपन ने मोटा मोटा क्या पूरा ही पढ़ लिया है तुम, मोटा मोटा क्या यही तो दिया गया है तुम्हारे बुक में, इससे ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं। और ज़्यादा पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जितना आ रहा है उतना ही पढ़ेंगे अपन तो प्रस्तावना, प्रस्तावना को कितने आपकी बुक में, बुक के हिसाब से ये सारा जो भी 12th का मैं पढ़ाता हूँ अपने 12th के बुक के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो पहला, अब प्रस्तावना को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया है 3 भागों में, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग, विवरणात्मक भाग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कईयों को दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। सब प्रस्तावना की, प्रस्तावना क्या है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये भी तो है, भाग भी है या नहीं है, तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मैं बता देता हूँ कि देखो, आपको 12th वालों को तो 2-3 वाद याद रखने, ज़्यादा नहीं। वो तो स्कूल लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको रखने 10-20 वाद याद। आपको तो बस वाद होता है, केस जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, फिर वो उसकी व्याख्या करता है। तो वैसे ही एक बेरीवाड़ी वाद 1960 में हुआ था। अब ये तो मैं उन्हीं को बताऊंगा फर्स्ट ग्रेड वालों को, आपको तो बस इतना याद रखना है, बेरीवाड़ी वाद कब हुआ था, 1960 में। यानी कि बेरीवाड़ी वाद 1960 में इसे संविधान का भाग नहीं माना, याद रखना। इस वाद में क्या हुआ, भाग नहीं माना। परंतु केशवानंद भारती वाद 1973 में इसे संविधान का भाग भी मान लिया। और इस वाद में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी इसमें कुछ आप जोड़ तो सकते हो, लेकिन जो इसका मूलभूत ढांचा है, मूलभूत चीजों को आप हटा नहीं सकते प्रस्तावना में। अर्थात अब अपने दिमाग में एक चीज क्लियर हुई होगी कि वर्तमान समय में अपन देखें, वर्तमान समय में प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसी कारण देखो 1973 में ये आया था ना। अब देखो वर्तमान समय तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, कौन से में, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखो यहाँ 73 में आया और 76 में संशोधन। उससे पहले तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते थे, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता था। जैसे 1976 42वें संविधान संशोधन देखो 1976 में हुआ है। जैसे ही ये वाद आया, केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, इसमें कह दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना में भी आप वो संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसमें अपन ने 3 शब्द जोड़ दिए। वर्तमान समय तक, आज दिन तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है, एक ही बार। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। इसमें 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये रट्टी लेना, इनको तो याद कर लेना, पूछ लेगा 1 नंबर का फटाक से। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। तो ये जोड़े गए हैं, है ना। अब चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अपन, है ना। तो ये अपन ने प्रस्तावना, आज जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट फर्स्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो शेयर करें और बच्चों तक भी पहुँचाएं। आगे मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आराम से पढ़ो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, है ना। कोरोना में सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है।
घर पे रहना है, ठीक है। ओके, बाय।